नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्ट एंड सर्कुलर में। एक्ट एंड सर्कुलर में हम पढ़ रहे थे एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो ईपीएफ एक्ट 1952 का ये रहेगा पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे सेक्शन 7C टू 7Q तक। पिछले पार्ट में हमने शुरू किया था सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 में हमने पढ़ा सेक्शन 7 एंड उसके सब सेक्शन 7A एंड सेक्शन 7B। that is the section 7 is related to modification of the scheme, section A that is dues under employer, and section 7B में हमने पढ़ा है कि review of order under section 7M। ओके। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेक्शन 7C टू 7Q तक। तो चलो शुरू करते हैं। तो सेक्शन 7C एंड 7Q अप टू 7Q तक रहेगा कि ईपीएफ केस हम ईपीएफ केस के अंदर कम हम रीओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपील रहेगा, अगर जो भी ये ऑर्डर पास होता है सेक्शन 7A के अंतर्गत, तो उसमें अपील कैसे करेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का क्या रोल रहेगा। इसके अलावा जो डिपॉजिट रहेगा, जो भी ड्यूज़ रहेगी जो एक सेक्शन 7A के अंतर्गत किसी एस्टेब्लिशमेंट में लगाए गए तो वो कैसे फाइल करेंगे, या फिर इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन डिले किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सभी चीज़ें जो रहेंगी वो सेक्शन 7C टू 7Q तक हम पढ़ेंगे। ओके। तो सेक्शन 7C रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप अमाउंट। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं कि इसमें जो भी अमाउंट जो भी एम्प्लॉयर ने जो डिपॉजिट की है, अगर वो हम बाद में उसमें उसमें अगर हम देखते हैं कि वो उसमें अमाउंट जो है एम्प्लॉयर ने पेडअप नहीं की है, तो इस रिलेटेड जो सेक्शन है वो जो ऑर्डर पास किया है तो उसको फिर से रीओपन करने का पावर सेक्शन 7C में रहता है। यानी कि जो भी सेक्शन 7A के अंतर्गत अगर कुछ ऑर्डर पास किया गया है ऑफिसर ने सर्टन एस्टेब्लिशमेंट के सर्टन एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ कि इतना इतना आपको जो भी है इतना अमाउंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो और जो अगर उस ऑफिसर को फाइंडिंग में ऐसा पाया गया कि उसने उतना अमाउंट पेबल नहीं किया है, तो उस केस में वो जो केस रहेगा वो फिर से रीओपन करने का जो पावर रहेगा वो सेक्शन 7C में रहेगा। ओके। तो यही सेक्शन 7C में लिखा है पूरा। तो अगर इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट जो हाइड करता है, या फिर जो गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन करता है, या फिर जो फैक्ट्स या मटेरियल जो भी प्रोवाइड करता है वो दबाने की कोशिश करता है, तो इस रिलेटेड इसमें भी सेक्शन 7C के अंतर्गत हम वो केस रीओपन कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन भी हमें प्राप्त होती है जो कि पिछले बार नहीं हुई है, और हमें ये मालूम होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की गई है, तो वो भी इसमें भी फिर हम वो केस रीओपन कर सकते इसमें भी हम वो केस रीओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये रहेगी कि सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये रहेगी कि सेक्शन 7A में जो भी हमने ऑर्डर पास किया है, सेक्शन 7A और 7B जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर किया है, विदिन 5 ईयर्स में ये हम रीओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कभी भी चाहे तो इसको रीओपन कर सकते हैं कि ये जो पूरी भी फाइंडिंग्स है, जो भी कुछ नई फाइंडिंग्स हो गई या फिर डाटा मिसमैच हो गया, ये सभी चीज़ें अगर हमें करनी है तो विदिन 5 ईयर्स में हम ये रीओपन कर सकते हैं। ओके। और इसमें हम फ्रेश ऑर्डर पास कर सकते हैं, लेकिन वही है कि 5 साल के भीतर भीतर हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि विदिन 5 ईयर जो रहेगा ये सेक्शन 7A और सेक्शन 7B पे अंतर्गत हम जो केसेस है वो फिर से रीओपन कर सकते हैं। ओके। तो उसके बाद हम लिखते हैं सेक्शन 7D ट्रिब्यूनल। ओके। तो ट्रिब्यूनल जो भी हमने अभी जो पिछले बार हमने बताया कि एम्प्लॉयर के पास भी एक पावर है, अथॉरिटी है कि वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है। तो इसी चीज़ को
एक्सप्लेन करने के लिए या फिर ये कैसे होगी ये प्रॉपर बताने के लिए ईपीएफ एक्ट में जो सेक्शन 7D है ये एक ट्रिब्यूनल फॉर्म करता है। ओके, तो सेक्शन 7D आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूनल दैट अपील्स अंडर द ईपीएफ एक्ट। तो ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत अगर कोई एम्प्लॉयर अपील करता है तो उसकी जो अपील है वो ट्रिब्यूनल के अंडर जाती है। तो ये जो ट्रिब्यूनल रहेगा वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल रहेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेसिग्नेटेड मतलब तैयार किया रहेगा। तो एक इसके अलावा ये जो ट्रिब्यूनल रहेगा, ये जो ट्रिब्यूनल रहेगा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहेगा जो कि ईपीएफ ऑर्डर को एग्जामिन करेगा। ओके, इसका काम जो रहेगा ये इस एक्ट के इस ट्रिब्यूनल का काम जो है रहेगा कि वो चैलेंज कर सकता है जो एक्ट के अंदर अगर कोई 7A 7B के अंतर्गत सेक्शन 7A या 7B के अंदर अगर कोई ऑर्डर पास किया तो उसको चैलेंज करने का काम तो सेक्शन 7D के अंदर का जो ट्रिब्यूनल बनेगा वो करेगा। ओके, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 7I जो रहेगा अपील टू ट्रिब्यूनल, जो भी अपील रहेगा वो ट्रिब्यूनल में करेगा। ठीक है, ये जो लिखनी है भी है सेक्शन 7E है, 7F है, 7G है जो कि ओमिट किया था फाइनेंस बाद में, जो कि ये सेक्शन 7E ओमिट किया 26 मई 2027 में। ओके, ये तीनों भी जो है तीनों और 7H ये पूरे ओमिट कर दिए बाद में इस एक्ट के अंतर्गत जो भी है। इसके बाद हम डायरेक्टली हम पढ़ेंगे 7I सेक्शन 7I जो कि रहेगा अपील टू द ट्रिब्यूनल। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये आपको कुछ पूछेगा नहीं इसमें सेक्शन 7E टू सेक्शन 7H तक। तो हम डायरेक्टली 7I की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर कोई पर्सन, तो वही है अपील में वही लिखा है कि अगर कोई पर्सन जो है अगर उस जो पर्सन या फिर एम्प्लॉयर अगर देखते हैं एम्प्लॉयर ही रहेगा क्योंकि एम्प्लॉयर के अंडर मतलब अगेंस्ट पास होता है जो भी ऑर्डर रहेगा 7A और 7B। तो अगर कोई पर्सन अगर इस ऑर्डर से डिससेटिस्फाई होता है जो कि सेक्शन 7A के अंतर्गत ईपीएफ एक्ट के पास किया जाता है, तो इसमें वो जो है 7I में सेक्शन 7I में वो ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील डाल सकता है। तो और ठीक है, तो उसके लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहेगा एक फॉर्मेट के अंतर्गत। इसके बाद ये एक टाइम पीरियड भी रहेगा जो कि 5 ईयर्स रहेगा। मैंने आपको बताया कि विदिन 7A और 7B के अंडर अगर कोई रिफंड करनी है तो 5 ईयर्स है, वैसे ही उसे विदिन 5 ईयर्स में वो अपील कर सकता है। 5 ईयर्स नहीं रहेगा शायद, कुछ टाइम उसका टाइम अलग है, देखते आगे रहेगा। लेकिन रीओपन के लिए 5 ईयर्स से अपील के लिए शायद कम है। ठीक है, तो देखते हैं आगे रहेगा ही वो। तो ये जो अपील है, अपील के लिए आपने देखा 7I में अंडर जो अपील करेगा तो इसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे एम्प्लॉयर को अगर ऐसे लगता है कि ईपीएफओ ने जो भी कंट्रीब्यूशन या फिर जो भी असेसमेंट की है जो भी कंट्रीब्यूशन के रिलेटेड, तो उसमें अगर उसने लगता है कि उसने रॉन्ग असेसमेंट की है तो इस केस में एम्प्लॉयर सेक्शन 7I में अपील डाल सकता है। ओके, तो यही पूरा रहेगा सेक्शन 7I। इसके बाद हम देखते हैं कि 7J और 7K। तो 7J में रहेगा प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड 7K रहेगा राइट ऑफ अप्लीकेंट टू टेक असेसमेंट ऑफ लीगल पिटीशन एंड द गवर्नमेंट एक्सटेंड टू अपॉइंट प्रोसीडिंग ऑफिसर। तो ट्रिब्यूनल की क्या प्रोसेस रहेगी और उसके बाद उसके अप्लीकेंट जो रहेंगे वो उसमें क्या कर सकता है, मतलब उसमें कैसे मतलब वो कैसे करता है, आगे कैसे प्रोसेस रहेगी ट्रिब्यूनल की। ओके, तो ट्रिब्यूनल के पास है द पावर टू रेगुलेट, उसकी एक अलग उस ट्रिब्यूनल के पास एक अलग प्रोसीजर रहेगी। उसमें वो पूरे जो विटनेस है उसको रिव्यू करेगा। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट ऑडिट किए हैं ईपीएफओ ने वो पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जामाइन करेगा। वो उसके अलावा अगर कोई नए एविडेंस अगर कोई नए एविडेंस मिलते हैं तो वो एविडेंस भी वो रिसीव करेगा। एंड और ये सभी जो फाइंडिंग है जो ट्रिब्यूनल के जो पूरी प्रोसीजर रहेगा एक तरह से एक जुडिशियल प्रोसीडिंग ही रहेगा। एक तरह सिविल जो कि लोअर सिविल कोर्ट के जो कोर्ट रहेगा उस तरह की ये पूरी अपील की सुनावनी रहेगी। ओके, तो
ओके। तो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि जो एपलेट रहेगा, जो अपील करने वाला जो भी व्यक्ति रहेगा, वो पर्सनली अपील कर सकता है, या फिर एक एक तो पर्सनली वो अपील कर सकता है, या फिर कोई एडवोकेट भी अपॉइंट कर सकता है अपील करने के लिए, ठीक है। तो और इसके और ऑन द अदर हैंड, जो ईपीएफओ रहेगा, वो एक लीगल ऑफिसर अपॉइंट करेगा अगेंस्ट दिट अपीलेट अथॉरिटी, और या फिर एडवोकेट, वो भी एडवोकेट अप्लाई करेगा। तो इस तरह से वो पूरी चीज़ रहेगी। तो एक तो पर्सनली अपील कर सकता है सेक्शन 7I के अंतर्गत, और जो प्रोसीजर में रहेगा कि वो एडवोकेट को अपॉइंट कर सकता है। ओके। ये तो रहेगा सेक्शन 7J एंड सेक्शन 7K, ठीक है। 7J सेक्शन के यहाँ पे लिखा है, एक में भी वन लीगल प्रैक्टिशनर और ये ऑफिसर रहेगा, ठीक है। इसके इसके बाद जो रहेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सेक्शन 7L, जो कि ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, जो कि ऑर्डर जो रहेगा वो ऑर्डर, जो ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर रहेगा वो पार्टीज के हियरिंग के बाद जो कि पास करेगा, वो कैसे रहेगा। तो हम देखते हैं, जब पूरा मामला जब ट्रिब्यूनल में आता है, यानी कि एम्प्लॉयर अपना खुद पर्सनली अपील करेगा, या फिर कुछ एडवोकेट के द्वारा अपील करेगा, और ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन उसके बाद वो जो है वो ट्रिब्यूनल में प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद ट्रिब्यूनल जो रहेगा, ये दोनों की जो भी हियरिंग है, यानी कि एपलेट की देखेंगे, या और ईपीएफओ को जो लीगल ऑफिसर रहेगा, ईपीएफओ का जो लीगल ऑफिसर रहेगा, ये दोनों की बात है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन जो भी वो प्रोवाइड करेंगे, पूरा ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत की जाएंगी। इसके बाद ट्रिब्यूनल जो रहेगा, इसके बाद ट्रिब्यूनल कंफर्म करेगा कि ईपीएफओ ने जो ऑर्डर पास किया है 7A या 7B जो भी है, इसके अंडर का जो ऑर्डर पास किया है उसे मॉडिफाई करना, कैंसिल करना, या फिर उसके लिए फ्रेश इंक्वायरी के लिए वापस भेज देना। ये सभी चीज़ें जो है, ये सेक्शन 7L में लिखी गई है, ईपीएफ एक्ट 1952 में से। मतलब सेक्शन 7A रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो या फिर ईपीएफओ का ऑर्डर लागू करना, मॉडिफाई करना, या फिर कैंसिल करना, या फिर फ्रेश इंक्वायरी के लिए वापस भेजना, ये 3 चीज़ें या 4 चीज़ें जो भी है, ये सेक्शन 7L में की जाती है इस, ठीक है। ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पारित किया है, तो उसमें कुछ नॉर्मल एरर या फिर कुछ ऑब्वियस एरर आ जाते हैं। तो ये एरर को सुधारने के लिए विद इन 5 ईयर्स जो भी है वो ऑर्डर विद इन 5 ईयर्स, ठीक है। ये जो ऑर्डर है 5 ईयर्स रहता है। 5 ईयर्स को करेक्ट करके वो जो मिस्टेकन ऑर्डर जो है वो फाइनल मिस्टेकन ऑर्डर को करेक्ट करके विद इन 5 ईयर्स वो अपेरिएंट किया जाता है, मतलब पारित किया जाता है। और जो फाइनल ऑर्डर जो है वो ऑल पार्टीज़ को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑल रिलेटेड टू सेक्शन 7L ऑर्डर। ओके। अब ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ओके। तो इसके बाद सेक्शन 7M है, और सेक्शन 7N जो कि फिर से ओमिट किया गया है, ये भी ओमिट किया है 25 मई 2027 में, ये दोनों भी। तो ये भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 7O, डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन फाइलिंग अपील। ओके। तो ये आपको देख सकते कि यहाँ पे अमाउंट कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा अपील, अगर कोई किसी एम्प्लॉयर को अपील करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपील कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्टली अपील कर सकते हैं। इसका कुछ ये नहीं कि मतलब क्या क्या बोलते हैं, इसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसके लिए भी एक अलग मशीनरी है। तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए बहुत टाइम और वेस्ट होता है। और ऐसा नहीं कि अगर इसको हम फुल्ली फ्री कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अपील्स गलत बहुत ज़्यादा लोग अपील सकते हैं, जो कि मतलब मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब इसके लिए अगर कोई जेन्युइन पर्सन है, इसकी अपील मतलब कोई जेन्युइन पर्सन है,
उसको ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, इसके लिए उसका जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो अपील कर सकते। तो वही सब चीज़ें सेक्शन 7 ओ में सेक्शन 7 ओ में लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि एम्प्लॉयर को अपील डालने से पहले 75% जो है वो अमाउंट जो डिपॉजिट करना पड़ता है। तो मतलब 75% जो अमाउंट है, जो कि ऑर्डर हमने 7A या 7B में पास किया है, और उसमें जितने भी कुछ ये पेनल्टी लगाया है, तो उसका 75% अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो अपील कर सकता है। इसकी इस वजह से जो कि है ये रूल जो है सेक्शन 7 वही रूल जो है इसकी डिस्करेज मतलब लोगों को अननेसेसरी और डिले ऑफ अपील को कम कर देता है। इसके अलावा वे एक सेफ गार्ड भी करता है कि इस प्रावधान का कुछ गलत इस्तेमाल ना हो। ओके, तो यही हमने यहाँ पे लिखा सेक्शन 7 में डिपॉजिट ऑफ अमाउंट कितना। तो यही रहेगा इम्पोर्टेंट कि सेक्शन 7 में लिखा गया है कि कितना अमाउंट ये डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखते हैं कि 75% ऑफ द अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड बिफोर फाइलिंग अपील। ओके, इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 7P, ट्रांसफ़र ऑफ सर्टन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। ओके, तो सेक्शन 7P में ये लिखा गया कि ट्रांसफ़र 7P ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो ओके, तो सेक्शन 7P जो है ट्रांसफ़र ऑफ सर्टन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो स्टेटेड एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द अर्लियर लॉ एंड ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस एक्ट सेक्शन के अंतर्गत जो कि पहले जो भी कुछ पेंडिंग केसेस है, तो वो ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र किया जाता है। यह सेक्शन 7P के अंतर्गत, जिसके वजह से इसकी जो है कंटिन्यूटी ये इसमें जल्दी से उसमें कुछ ऑर्डर या फिर ये पास हो जाए जल्दी जल्दी। ओके, तो ये रहा सेक्शन 7P। ऑल एप्लीकेशन विच आर पेंडिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 19A बिफोर इट्स रिपील शॉल बी ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल एक्सरसाइजिंग जस्टिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट विथ सच अपॉइंटमेंट हैड नॉट बीन एप्लीकेशन वेयर अपील्स प्रेफर टू द ट्रिब्यूनल। ओके, तो यही है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 7Q इंटरेस्ट पेबल बाय द एम्प्लॉयर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हो गया इसके अंडर सेक्शन 7 है। 7B के बाद 7Q जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इसमें एक पूरा एक्सप्लेन किया है कि जो एम्प्लॉयर कितना एडिशनल ड्यूज या फिर कितना इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट या फिर डिपॉजिट करना पड़ेगा डिले पेमेंट के लिए। अगर आपको पता है कि एम्प्लॉयर का काम रहता है कि ये पूरा कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना। अगर वो बाय चांस एम्प्लॉयर डिले कर रहा है कंट्रीब्यूशन को, अगर इस महीने का कंट्रीब्यूशन अगले महीने या फिर 2 या 3 महीने के बाद अगर वो डिपॉजिट कर रहा है, तो और ये सब कुछ अगर ये EPFO के ध्यान में आ गई या फिर एम्प्लॉय ने खुद से ऐसे कंप्लेंट की है, और अगर ये पूरा फाइंडिंग अगर विदाउट प्रॉपर रीज़न अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये डिले पेमेंट है, तो इसमें जो है एम्प्लॉयर को 12% पर एनम के हिसाब से ये जो है एडिशनल पेनल्टी लगती है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा किया जाता है। और ये जो पेनल्टी रहेगा ये जो पेनल्टी रहेगी ये डिले कंट्रीब्यूशन जितना टाइम तक उसने डिले किया है उतने टाइम तक उसको ये करना पड़ेगा, उसको वो पेनल्टी देने पड़ेगी। अगर मान के चलिए अगर जनवरी का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना था, तो जनरली जनवरी का कंट्रीब्यूशन फरवरी में डिपॉजिट किया जाता है, फरवरी के 1 से 15 दिन के भीतर, शायद 10 या 15 जो भी है, मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन फरवरी में किया जाता है। अगर बाय चांस जनवरी का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर फरवरी में पेमेंट न करते हुए जून में करे, जून या फिर जुलाई में पकड़ के चलिए, तो उसको जनवरी से लेकर
अगर उसने जुलाई तक कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो उसको 12% उसमें पेनल्टी लगेगा उस कंट्रीब्यूशन पे, और उसे वो सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से उसका वो डिले पेमेंट पूरा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें उसको सेक्शन 7 सेक्शन 7Q में उसने बताई गई है। तो कितना इंटरेस्ट पड़ेगा और कैसे कितना इंटरेस्ट पड़ेगा और कैसे वो पूरा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये पूरा सेक्शन 7 हो गया है हमारा EPF एक्ट 1952 का। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं तो क्या क्या हमने पढ़ा इस सेक्शन 7 में। तो सेक्शन सेक्शन 7 में हमने देखा कि मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम। सेक्शन 7 है ड्यूज अंडर द ड्यूज बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर, मतलब जो भी ड्यूज पड़ते हैं एम्प्लॉयर को जमा करने पड़ते हैं, तो उसके अंडर जो भी ऑर्डर हम पास करते हैं वो सेक्शन 7 है। इसके बाद सेक्शन 7B रिव्यू ऑफ ऑर्डर, और सेक्शन 7 रिव्यू ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 7 है। इसके बाद सेक्शन 7C जो रहेगा वो सेक्शन 7C रहेगा एस्केप्ड डिटर्मिनेशन, दैट इज अगर कोई अमाउंट जो है जो कि छूट गई है तो विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 5 ईयर्स वो विद इन द टाइम लिमिट 5 ईयर्स में वो जो है ऑर्डर पारित करके वो फिर से ऑर्डर मतलब ओपन कर सकते हैं और फिर से नया ऑर्डर पारित कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 7C में रहेगा। सेक्शन 7D में रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तो ये ट्रिब्यूनल कैसे बनाते हैं, इसमें कौन से वैसे मतलब ये ऑर्डर वहाँ पे कहाँ पे जाता है अगर अपील वगैरह की है तो वो सेक्शन 7D रहेगा। सेक्शन 7 उसके बाद हमने देखा सेक्शन 7 आए जिसमें हम अपील के बारे में देखा। तो जो भी अगर कोई पर्सन है जो सेटिस्फाइड नहीं है 7A और 7B के अंडर का अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने का प्रावधान जो है वो सेक्शन 7I में दिया है, दैट इज़ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 7J एंड 7K। तो 7J में हमने देखा कि जुडिशियल जो प्रोसीजर रहता है वो ट्रिब्यूनल कैसे काम करता है उसके रिलेटेड प्रोसीजर वगैरह, तो वो सेक्शन 7J में देखा जो कि पूरी तरह के एक जुडिशियल प्रोसीजर जैसा रहता है कोर्ट की तरह। इसके बाद हमने देखा 7K में जो कि कौन से 7K में हमने देखा कि कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अपील जो है वो पर्सन पर्सनली भी कर सकता है या फिर कोई एडवोकेट भी रख सकता है। EPFO एक लीगल ऑफिसर अपॉइंट करता है अगेंस्ट अपील जो भी करता है उसके। इसके अलावा सेक्शन 7EL हमने देखा कि सेक्शन 7L में हमने देखा कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो ऑर्डर को पास कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर से वापस भेज सकते हैं रिव्यू फिर ओपन करने के लिए, फिर से चेक करने के लिए। वो सेक्शन 7L के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें 5 ईयर्स विद इन 5 ईयर्स करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हो गया कि चालू है फिर चालू है, ऐसा नहीं, सिर्फ विद इन 5 ईयर्स ही पूरा करता है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 7O में जो है कि उसमें अपील करने से पहले एम्प्लॉयर या फिर जो भी पर्सन है उसको 75% जो है अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। 7A और 7B के अंडर का जो भी ऑर्डर में ड्यूज़ हमने फाइंड किए उसके 75% अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो अपील वगैरह कर सकता है, और उसके बाद अगर वो उसकी अपील अगर जेन्युइन होती है या फिर ट्रू मानी जाती है तो उसको वो पूरा जो है डिपॉजिट वेवर मिल जाता है उसमें। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 7O। उसके बाद है सेक्शन 7P में जो है ट्रांसफ़र ऑफ ओल्ड पेंडिंग केसेस जो है अप्लीकेशन हो ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र करना। 7P में ट्रांसफ़र ऑफ केसेस बाय विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इसके बाद 7P हो गया एंड लास्ट का हमने देखा 7Q सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो कि हमें बताता है कि डिले पेमेंट जो है EPF कंट्रीब्यूशन का उसमें कितना इंटरेस्ट पड़ता है या फिर वो कैसे कहाँ से कहाँ तक उसका पूरा कैलकुलेशन रहता है। तो ये सभी 7Q में रहा। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा पढ़ लिया, यहाँ पे हमने सेक्शन 7 पूरा पढ़ लिया EPF एक्ट 1952 का। तो यहाँ तक आपको सब अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
थैंक यू।